बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर हमारा 5 चल रहा था, रिप्रोडक्शन। तो इसका आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसमें हमने नेचुरल प्रोसेस भी पढ़ा और आर्टिफिशियल प्रोसेस को भी डिस्कस किया। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसको भी डिस्कस किया और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसको भी डिस्कस किया। तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यानी इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज वाले टॉपिक में हम उसको डिस्कस करेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, तो इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज हम डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस इसको हम डिस्कस करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे मेन जो एडवांटेज है, जो फायदा है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ द बेनिफिशियल कैरेक्टर। क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ द बेनिफिशियल कैरेक्टर। नंबर 1, प्रिजर्वेशन ऑफ बेनिफिशियल कैरेक्टर्स। ठीक है, इन प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए जो बेनिफिशियल कैरेक्टर है उनको प्रिजर्व करना, उनको सेव करना आसान होता है। कैसे? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना प्लांट वो जेनेटिकली सेम होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर जो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन the plants are genetically क्या होते हैं? सेम होते हैं, या क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए जितने भी पौधे कास्ट किए जाते हैं वो क्या होता है? जेनेटिकली सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। उनमें विरासती तौर पर कोई फर्क नहीं होता, सारे के सारे पौधे एक ही जैसे होते हैं, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होती। तो इस वजह से फिर हम जो बेनिफिशियल कैरेक्टर हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। Therefore, the beneficial character can be preserved, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि जेनेटिकली पौधे सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं, उनमें विरासती तौर पे कोई भी फर्क नहीं होता, तो जिसकी वजह से इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। क्लियर? नंबर 2, इंक्रीज द रेट ऑफ प्लांट। प्लांट की तादाद को बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। कैसे? तो इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पॉलिनेशन के प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन में होता है कि फूल के अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं, उसके एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल पार्ट्स के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे प्लांट्स के अंदर उसकी टाइमिंग का
और प्लस टेम्परेचर्स का, ठीक है। तो जब पोलिनेशन का पीरियड आता है बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर, अगर उस दौरान उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या उससे टेम्परेचर लो हो जाता है तो पोलिनेशन जो है वो सही तरह नहीं हो पाती, यानी पोलन ग्रेन में स्टिग्मा का सही तरह नहीं पहुंच पाते। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चाह रही होती है, तेज़ हवाएं चाह रही होती हैं तो दैन भी पोलिनेशन सही तरह नहीं हो पाती। तो इस तरह बहुत सारे पौधों के अंदर वो पैदावार को सही तरह हासिल नहीं होती। तो इस तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए किसी भी पोलिनेशन मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, तो जिसकी वजह से फिर प्लांट की नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ाया जा सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए ही वो ये प्रोसेस मुमकिन होता है। तो इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन there is no need of any mechanism of pollination किसी भी पोलिनेशन के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें सीड के बगैर या फ्लावर के बगैर पौधे की वेजिटेटिव पार्ट से उसकी ग्रोथ करवाई जाती है, उसकी नंबर ऑफ प्लांट इंक्रीज किए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर पोलिनेशन के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। पोलिनेशन जो है सिर्फ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो पौधों के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस में इस्तेमाल होता है, पोलिनेशन के प्रोसेस के जरिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जबकि एसेक्सुअल प्रोसेस के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह ना प्लांट की ग्रोथ को इजीली बढ़ाया जा सकता है। सो इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स तेजी से इनको बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब नंबर थर्ड में इंक्रीज द इम्यूनिटी। नंबर थर्ड में क्या है, इम्यूनिटी रेट इन द प्लांट्स के अंदर इम्यूनिटी रेट्स को किस तरह, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए जितने भी प्लांट की काश्त किए जाते हैं ये पौधों के अंदर क्या कर देते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी टेम्परेचर का कोई थोड़ा वेरिएशन हो जाए, पानी का या ज़मीन के अंदर भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स का कमी पेश हो जाए, तो उसमें ये सारी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, या सनलाइट का सही तरह ना मिल सके ना, तो ये सारी अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं। उसके दौरान पौधे को क्या कहते हैं, इनेबल करते हैं, इस काबिल बना देते हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए, ठीक है, तो ये क्या करती है, इनेबल many plants to pass over in unfavorable condition, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी इनको इस काबिल बना देते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, यानी पौधे के लिए कुछ खुराक की कमी हो जाए, टेम्परेचर की या पानी की, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा के अंदर तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मल हालात में गर्मी सर्दी ये सारी कंडीशन है पौधे के ऊपर जब आ जाती है, क्योंकि पौधे बगैर ओपन हवा के अंदर खुली फजा के अंदर रुके होते हैं,
तो उनके ऊपर ये एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ये चेंज होते रहते हैं, मौसमी हालात जो चेंज होते रहते हैं। तो ये पौधे को क्या करते हैं, इनके अंदर इम्यूनिटी रेट यानी क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से ये पौधे अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी अपने आप को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर 4 के ऊपर है, नंबर 4 में क्या होते हैं, नंबर 4 में ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। अब आप ऐसे फल हासिल करना चाहते हैं जिसके अंदर बीज ना हो, ठीक है, यानी ऐसे फल हासिल करना चाहते हैं पौधों से जिनके अंदर बीज ना हो, तो वो फल आप सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए ही हासिल कर सकते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हासिल कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए आप सीडलेस फ्रूट वो हासिल नहीं कर सकते। ये मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए ही हो सकता है। खास तौर पे हमारे जो सिट्रस फ्रूट हैं, हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, किन्नू, माल्टे वगैरह जो हैं, ये इनके अंदर मौसमी वगैरह हो गए, ये मुख्तलिफ किस्म के जो हम आजकल के मौसम में आना शुरू हो जाएंगे, तो ये जो है इनके अंदर जो है ना बीज ना हो, इनके अंदर बीज ना हो, तो ये जो है सिर्फ वेजिटेटिव प्रोसेस के जरिए ही मुमकिन है, उसके जरिए हम इसको कर सकते हैं। क्लियर। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट बेयरिंग seedless fruits can be grow only by vegetative propagation, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए ही हासिल कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए ही हासिल कर सकते हैं, यानी आप बगैर बीज वाले फ्रूट्स लेना चाहते हैं, खासतौर पे सिट्रस फ्रूट के अंदर, खासतौर पे सिट्रस फ्रूट के अंदर आप इस प्रोसेस के जरिए सीडलेस जो हैं, सिट्रस फ्रूट जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। क्लियर। ये तो है इसके बेनिफिट्स, ये जो हमने डिस्कस किए हैं, 4 प्रोसेस हमने डिस्कस किए हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ बेनिफिशियल कैरेक्टर, और देन इंक्रीज द रेट ऑफ प्लांट की तादाद को बढ़ा सकते हैं, और इम्यूनिटी रेट्स पौधों के अंदर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं ये प्रोसेस, और सीडलेस फूड जो हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं। तो ये है इसके बेनिफिट्स। कुछ इसके क्या हैं, नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। Disadvantages of vegetative propagation. ठीक है, इसके डिसएडवांटेज, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान कैसे हैं कि इसके अंदर जो है सारे के सारे पौधे जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सारे के सारे पौधे क्या होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होती जेनेटिकली, देयर इज नो वेरिएशन, एनी वेरिएशन, तो जिसकी वजह से फिर इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्लियर। तो इसमें इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस मेथड के अंदर, ठीक है, The plants are genetically identical होते हैं, ठीक है, नो वेरिएशन,
इनके अंदर जेनेटिकली कोई भी वेरिएशन इसके अंदर नहीं है। तो सारे के सारे प्लांट हैं, जितनी आपने फसल काश्त की है, तो सारे के सारे प्लांट जब जेनेटिकली एक जैसे होते हैं, तो इनके अंदर कोई भी फर्क नहीं होता, सारे प्लांट एक जैसे होंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट जो है उनके अंदर वेरिएशन आती जाती हैं, बहुत सारी वेरिएशन, हर प्लांट दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट जो हैं, जितनी भी आपकी फसल है, वो सारे के सारे प्लांट जेनेटिकली एक जैसे होते हैं, उनके अंदर कोई भी वेरिएशन, कोई भी फर्क नहीं होता। तो फिर इस तरह क्या मसला बन सकता है, कुछ डिजीज़ होती हैं जो स्पेसिफिक स्पीशीज डिजीज होती हैं, वो अटैक कर देती हैं। अटैक करने से सारी की सारी फसल जो है वो तबाह हो सकती है। तो ये इसका एक मेन नुकसान है। इसका बहुत ज़्यादा फिर बीमारी का आने से पहले उसकी मैनेजमेंट प्लानिंग्स करनी पड़ती है, मेडिसिन वगैरह घर तक बताना कर सके, थोड़ा बहुत अटैक हो तो फ़ौरन उसको स्प्रे करके फसल को बचाया जा सके। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन भी घर में मौजूद होना चाहिए और डेली बेस के ऊपर और एक दिन के अंदर कई दफ़ा फसल का मुआयना करना चाहिए, फसल को चेक करते रहना चाहिए और एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस होती रहनी चाहिए। तो जैसे कोई स्पेसिफिक डिजीज जो है वो हमलावर हो तो फ़ौरन उसका स्प्रे वगैरह करके उसका सद्देबाब किया जा सके। तो इस तरह ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, नुकसान है, सारी फसल एट ए टाइम भी नुकसान में आ सकती है। तो नेक्स्ट ये है, एक तो ये है, नंबर 2 में क्या है, एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि सारे प्लांट एक जैसे होते हैं, जेनेटिकली कोई उनमें वेरिएशन नहीं होती। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज, स्पेसिफिक डिजीजेस, ठीक है, कैन अटैक ठीक है। स्पेसिफिक डिजीज जो है जो क्रॉप्स के ऊपर आ सकती हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो अटैक करके उसमें क्या हो सकता है, बीमारी जो है हमला कर सकती है। एंड दिस कैन result the destruction of the entire crops। तो पूरी की पूरी फसल जो है इसके अंदर वो तबाह हो सकती है। खास तौर पे हमारे जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स इसके ऊपर, तो ग्रेप्स जो हैं उसके अंदर बीज नहीं होता, तो वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के जरिए ही हम हासिल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है फंगस की बीमारियां ग्रेप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। सिट्रस फ्रूट के ऊपर भी करते हैं, लेकिन उनकी निस्बत ग्रेप्स के ऊपर ज़्यादा अटैक करती हैं। तो फंगस की बीमारियां बहुत सारी हमलावर होती हैं, खासतौर पे इसके लीव्स के ऊपर और इनके फ्लावर्स के ऊपर। जब फ्लावरिंग हो होती है तब बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। तो आनन फानन सारी की सारी फसल इसकी बीमारी के लपेट में आ जाती है। तो इस तरह फिर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत करनी पड़ती है ताकि अपनी फसल को बचाया जा सके। तो ये दो इसके मेन डिसएडवांटेज हैं। तो आज के टॉपिक्स के अंदर हमने वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के कुछ बेनिफिट्स पढ़े और कुछ उसके डिसएडवांटेज, नुकसान को डिस्कस किया। तो एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं इसमें। तो आप बेनिफिशियल कैरेक्टर को आप क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्लांट जेनेटिकली एक जैसे होते हैं। तो उसमें जो बेनिफिशियल कैरेक्टर हैं आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट आने वाली फसल के लिए भी कास्ट कर सकते हैं ताकि आने वाली फसल उससे भी बेहतर से बेहतर हो। इस तरह नंबर ऑफ प्लांट की तादाद को बढ़ाया जा सकता है, क्यों कि इसमें पॉलिनेशन के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रोसेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं और इसके लिए खास रिक्वायरमेंट्स होती है, खास तौर पर टेम्परेचर की। तो कुछ क्रॉप्स के अंदर उसका ड्यूरेशन होता है कि किस एज में पौधे की किस एज में जाके पॉलिनेशन का प्रोसेस बना। अगर उस दौरान बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या लो हो जाता है या तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, तो इस तरह की कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से पॉलिनेशन सही तरह नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से फिर जो आगे जो हमारी क्रॉप्स हैं
वो उसके अंदर जो फसल है बीज जो है वो सही तरह नहीं बन पाता, तो इस तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। और तीसरा है इम्यूनिटी इन द प्लांट, प्लांट के अंदर इम्यूनिटी जो है डिफेंस सिस्टम जो रेजिस्टेंस पावर है उसको भी बढ़ाया जा सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए। और जो सीडलेस फ्रूट है वो सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए ही हासिल कर सकते हैं, खासतौर पर ग्रेप्स और सिट्रस फ्रूट के अंदर। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कौन से डिसएडवांटेज को हमने यहाँ डिस्कस किए हैं? डिसएडवांटेज, तो इसके मेन दो डिसएडवांटेज हैं। एक तो है कि पौधे सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनमें कोई भी वरासी तौर पे कोई भी उनके अंदर फर्क नहीं होता, तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है उसके ऊपर स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज जो मखसूस वैरायटियों के ऊपर बीमारी आती है वो हमला कर देती है, तो जिसकी वजह से पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो सकती है। तो इसका ये मेन नुकसान है। अगर वेरिएशन हो तो हर पौधा दूसरे से डिफरेंट होगा तो बीमारी के आनन फानन फैलने के चांसेस कम होते हैं। तो एक जैसे पौधे होते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या होते हैं बीमारी के लपेट में आ सकते हैं। जिस तरह आपने देखा जो आइडेंटिकल बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उसमें अगर एक बीमार आ जाए तो दूसरा भी बीमार हो जाता है। तो इस तरह के अक्सर प्रॉब्लम आपने देखे होंगे, तो इस तरह इनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।